बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मोहब्बत की जीत का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ वाई साहब की खिदमत में हाजिर है। सजावल ने ज़रूरत की एशिया खरीदी और अपने गांव की सिमत तोड़ लिया। घर आके इसने तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखा और कुछ सामान बिखरा पड़ा था। बिखरे हुए सामान को सेट किया। जाते हुए इसके कमरे की खिड़की खुली रह गई थी, जिसकी वजह से हवा की बदौलत इसके टेबल पर पड़े सारे कागज कमरे में बिखरे हुए थे। इसने इन सबको इकट्ठा किया और टेबल पर रखा। फिर से फ्रेश होकर खाना खाया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो 5:30 हो चुके थे। वो जल्दी से घर से निकला, घर को ताला लगाया और जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल के उसी हिस्से में गया जहां इसने कल वो लड़की देखी थी। इसे तलाश करने लगा। आखिर इसकी तलाश रंग लाई। जो ही इसने शुमार की सीमत देखा तो कल वाली हालत में कोई लड़की चली आ रही थी। इसने इसका पीछा किया। बहुत वक्त चलने के बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया। इसने सोचा कि इस लड़की का रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ, इसको मुखातब करके इससे दरियाफ्त करता हूँ कि वो इस वक्त इधर क्या कर रही है। इसने इसको पीछे से आवाज दी। इसने सजावल की दूसरी आवाज पर पलटकर देखा। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। ऐसे लगता था जैसे बरसों से इसके होंठों पर सुर्खी ना लगी हो। आंखों की चमक भी बहुत अफसरदा थी। चेहरे पर से भी खुशमलूम नहीं होती थी। यूं लगता था कि बरसों से मायूसी छाई हुई हो, मगर इस सब के बावजूद वो खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि वो इसे ये कहता कि रुको, वो गायब हो गई। इसने इधर उधर तलाश किया, मगर आज फिर से नाकाम ही वापस लौटना पड़ा। मगर आज इसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो इस लड़की का सुराग जरूर लगाएगा। एक सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। ये एक तूफान की शाम थी। हवा के जोर की वजह से दरख्त झूल रहे थे, जिसके बाइस शाखों की आवाजें आ रही थी। वो जंगल में चलता जा रहा था, क्योंकि जब कभी भी वो थक जाता तो जंगल में निकल जाता, क्योंकि खामोशी और तन्हाई इसे जुनून की हद तक अच्छी लगती थी। वो इधर उधर बेमकसद घूम रहा था कि इसे एक आहट महसूस हुई, जैसे इसके अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद था। डर नहीं लगता था इसे, लेकिन तजस्सुस हमेशा रहता था। इसलिए इसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, मगर इसे कुछ नजर नहीं आया। वो थोड़ी देर खामोश रहा तो इससे पैरों की आहटों की आवाजें आना वाजिया सुनाई दी। एक लम्हा इसने ये जानने में सर्फ किया कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है। कुछ सोचकर वो दाएं तरफ को चल दिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब इसने सीधा रुख किया तो वो ठिठका रुक गया। सफेद लिबास मलबूस जो कि नीचे लग रहा था। इसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे। कद में भी अच्छी थी। इसने दिमाग में ख्याल किया कि ये कौन लड़की है जो इस वक्त जंगल में है और किधर जा रही है। ये तो आगे बढ़ती चली जा रही है। क्या इसने घर वापस नहीं जाना? ये सोचते ही इसने ऊपर देखा कि इस दुशीजा का पीछा किया जाए। क्या मालूम ये रास्ता भटक गई हो, मगर ये क्या, वो तो गायब हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता आगे बढ़ने लगा, मगर इसकी घंटे डेढ़ की तलाश के बावजूद वो इसका सुराग ना पा सका। तो वो वापस लौट आया। रात का अंधेरा आसमानों को पूरी तरह अपनी आगोश में ले चुका था। वो इस लड़की के बारे में सोचते सोचते आखिरकार 1 घंटे की मुसाफत के बाद अपने घर में दाखिल हो गया। हर तरफ गहरी खामोशी थी। गलियां वीरान थी। 1-2 जगह चंद बल्ब रोशन थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। पूरे घर में सन्नाटे का राज था। जाहिर सी बात है कि घर में खामोशी ही होनी थी ना, क्योंकि इस घर में इसके सिवा कोई और नहीं था। इसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की, फिर हाथ धोए और लिबास तब्दील करके किचन में दाखिल हो गया। वहां जो इसे पसंद आया वो खा पी कर अपने बेडरूम की तरफ आराम करने चल दिया, क्योंकि वो थक चुका था। आज इसने अपने स्टडी टेबल पर बिखरे कागजों को भी नहीं छेड़ा था, क्योंकि इसका दिमाग उस लड़की के बारे में अब तक ताने बाने बुन रहा था। इसकी सोचों में वो गर्क था। वो बेड पर टेक लगाए बैठा था और वही सो गया था।
اس کا نام سجاول تھا اور یہ خوش شکل تھا اور ہر وقت لا تلقی کے اظہار کا خلیہ اپنائے رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خوش لباس بھی تھا، مگر کبھی اس نے خود پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ناول لکھتا تھا اور شاعری کرنا اس کا دوسرا کام تھا۔ مست ملنگ زندگی بسر کر رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے اترا، پہلے شاور لیا اور پھر ناشتہ کر کے گھر کو تالا لگا کر وہ شہر کی سمت ہو لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا جس میں لکھے ہوئے کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ شاید اس کا ناول مکمل ہو چکا تھا۔ وہ بازار اور لوگوں کی بھیڑ میں ہوتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا اور تھوڑا آگے جا کر ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہاں کچھ سمجھانے اور بتانے کے بعد اسے ایڈیٹر کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ کسی کمپنی کا آفس تھا جہاں وہ اپنا ناول لے کر آیا تھا۔ وہ ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سلام کرنے کے بعد اس کی ہدایت پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایڈیٹر نے فون پر نوکر کو چائے اور بسکٹ لانے کی ہدایت کی اور ریسیور رکھ دیا۔ سجاول نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ امجد صاحب نے وہ لفافہ کھول کر اس میں سے چند کاغذ نکالے اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ ان تحریروں پہ نظر دوڑانے کے بعد بولے، بہت اچھا ہے ناول تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے سجاول سے مخاطب ہوئے۔ اتنے میں نوکر چائے لے کر آیا، اندر داخل ہوا اور چائے امجد صاحب اور سجاول کو پیش کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا خیال ہے اب باقی باتیں طے کر لینی چاہیے، یہ کہتے ہوئے امجد صاحب نے فون پر بیل دی اور اپنے کمرے میں کسی کو آنے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ لے نہ جائے، امجد صاحب نے سجاول سے کہا اور خود بھی اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ لیا۔ 3 سے 5 منٹ کے انتظار کے بعد نعمان اندر داخل ہوا۔ امجد صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ناول کی جلد، اس کے باہر چھپنے والے پرنٹ اور ٹائٹل پہ گفتگو ہوئی۔ ان چیزوں کے فائنل ہونے کے بعد سجاول کو معاوضہ دے کر رخصت کر دیا گیا۔ سجاول نے ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنے گاؤں کی سمت ہو لیا۔ گھر آ کے اس نے تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا اور کچھ سامان بکھرا پڑا تھا اسے سیٹ کیا۔ جاتے ہوئے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہوا کی بدولت اس کے ٹیبل پر پڑے سارے کاغذ کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو اکٹھا کیا اور ٹیبل پر رکھا، پھر سے فریش ہو کر کھانا کھایا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو 5:30 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلا، گھر کو تالا لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ جنگل کے اسی حصے میں گیا جہاں اس نے کل وہ لڑکی دیکھی تھی۔ اسے تلاش کرنے لگا۔ آخر اس کی تلاش رنگ لائی۔ جو ہی اس نے شمال کی سمت دیکھا تو کل والی حالت میں کوئی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے اس کا پیچھا کیا۔ بہت وقت چلنے کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کا راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ایسا کرتا ہوں، اس کو مخاطب کر کے اس سے دریافت کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ادھر کیا کر رہی ہے۔ اس نے اس کو پیچھے سے آواز دی۔ اس نے سجاول کی دوسری آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے اس کے ہونٹوں پر سرخی نہ لگی ہو۔ آنکھوں کی چمک بھی بہت افسردہ تھی، چہرے پر سے بھی خوش معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ برسوں سے مایوسی چھائی ہوئی ہو، مگر اس سب کے باوجود وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ کہتا کہ رکو، وہ غائب ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، مگر آج پھر اسے ناکام ہی واپس لوٹنا پڑا۔ مگر آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کا سراغ ضرور لگائے گا۔ اس نے چند چیزیں درست کی، باقی گھر کی تمام چیزیں بدستوار ویسے ہی بکھری پڑی تھی۔ اسے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی انہیں اٹھا لیتا، باقی اس کی بیشتر چیزیں بے ہنگم طریقے سے پڑی رہتی تھی۔ وہ ڈنر کر کے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا اور اس نے کاغذ اور پینسل پکڑ لی اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ اصل میں وہ ایک غزل لکھ رہا تھا۔ اس نے قریب ہی ایک ناول شائع کرنے کے لیے دینا تھا۔ وہ اس کے لیے شاعری کر رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی شاعری بڑے شوق سے کرتا تھا، لیکن جن اشعار میں جو تنہائی کا ذکر ہوتا تھا وہ کمال کا ہوتا تھا۔ ابھی وہ ایک غزل بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس نے کاغذ قلم سائڈ پر رکھے اور لیٹ گیا۔ اس کا دماغ اس لڑکی کی کھوج میں چل رہا تھا۔ اس سوچ میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ وہ بستر پر سے اٹھا اور باتھ روم میں شاور لیا،
फ्रेश होकर वो किचन में नाश्ते की गरज से जा रहा था कि इसका फोन बजा। इसने फोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, दूसरी जानब से कोई बोला। हाँ हशमत, बोलो क्यों फोन किया है? वो मैंने कहना था कि आपके कपड़े तैयार हैं, आकर ले जाइए। ठीक है, मैं आज आकर ले जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ किचन में दाखिल हो गया। इसने सबसे पहले फ्रिज खोली और इसमें से एक अंडा, 2 डबल रोटियां और जूस निकाला। इसने डबल रोटी गर्म की और इसे एक प्लेट में रखा और फिर अंडा बनाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जल्दी में अंडा बना रहा था कि इसका हाथ जल गया। हाय तौबा! जो ही सजावल की उंगली गरम फ्राई पैन के साथ लगी, वो जल्दी से हाथ पीछे हटाते हुए बोला। इसने अंडे वाला फ्राई पैन चूल्हे पर से उतारकर एक साइड पर रखा और वॉशरूम में गया और वहां से पेस्ट लेकर उंगली पर लगाकर वापिस आया। इसलिए तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। वो खुद से बातें कर रहा था। वापिस आकर टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर इसने लॉन्ड्री में से गंदे कपड़े इकट्ठे किए और इन्हें एक शॉपर में डाला और घर को ताला लगाकर वो कपड़े लेकर धोबी के घर की तरफ रवाना हो गया। असल में जो सुबह इससे फोन आया था वो इसके धोबी का ही था, जिसने इससे कपड़े ले जाने के लिए कहा था। वो धोबी से कपड़े लेकर वापस आया और इन्हें अलमारी में लगाने लगा। इसके बाद इसने अपना लैपटॉप खोला और इस पर आए हुए ईमेल और दीगर मैसेज चेक करने लगा। इसने 2 दिन पहले जो अपनी एक गजल नेट पर अपलोड की थी, इसके बारे में बहुत से लोगों के कमेंट्स थे। इसके अलावा जो इसका 2 माह कबल नावल तन्हाई के नाम से शाया हुआ था, इसके बारे में भी लोगों की काफी अच्छी राय थी। वो काफी देर तक यूं ही लैपटॉप पर कुछ रिसर्च करता रहा। वक्त गुजर रहा था। जो ही 5 बजे वो सब कुछ ऑफ करके घर को ताला लगाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसका मकसद उस लड़की से मुलाकात का था। जंगल में पहुंचकर चंद मिनट की तलाश के बाद इसके चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कुराहट नुमाया हुई। दरअसल इसने उस लड़की को देख लिया था। वो इसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो एक तरफ से होकर इसके सामने नमूदार हुई। प्लीज आज मत गायब होना। ये वो पहले अल्फाज थे जो सजावल ने इसको सामने से देखते हुए अदा किए। वो लड़की वही रुक गई। तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लड़की ने सजावल से मुखातब होकर कहा। तुम प्लीज मेरी बात सुन लो। सजावल ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय फिर अपनी इल्तिजा इसके सामने गोशे गुजर कर दी। वो लड़की करीबी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ रोजाना किसके लिए आती हो और आगे की तरफ कहाँ जाती हो? सजावल ने एक ही सांस में 2-3 सवाल कर डाले थे। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? लड़की ने सजावल से पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? लड़की ने सजावल की बात सुनकर इसे जवाब दिया। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम किसी की तलाश में हो और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ तो सही अपने बारे में। मेरा नाम किरण है और मैं एक रूह हूँ। मुझे तो कब का किसी बेवफा ने दौलत के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। जंगल में आगे मेरे ख्वाब की तबीर है। दिन भर की तलाश के बाद मैं वहां वापस जा रही होती हूँ जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ती है। लड़की ने आह बढ़ते हुए सर्द लहजे में कहा। इधर जंगल में आगे तुम्हारे ख्वाब की तबीर है? सजावल ने मजीद वजाहत चाही। यह जंगल मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने यहाँ एक बंगला तमीर करवाया था। ये जगह मेरा ख्वाब थी। किरण ने अपनी बादशाही के जमाने की याद इससे शेयर की। तुम्हें कत्ल किसने किया था और क्यों किया था? सजावल ने फिर सवाल किया। इस दुनिया के बेवफाओं में से एक बेवफा से मुझे मोहब्बत हो गई थी और इसे दौलत की हवस थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। सिर्फ बाप ही था और इसने मेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी की थी। जब इन्होंने मुझे जुहेब से शादी के लिए कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी, पर बाद में मुझे अपने बाप का फैसला अच्छा लगने लगा क्योंकि जुहेब अच्छा था और मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई थी। मगर मेरे बाप की वफात के बाद वो बहुत बदल गया था। इसकी हरकतें मशकूक हो गई थी और रात को देर से घर आता था
ऑफिस में भी कम जाता था। एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नशे में है। जब मैंने सवाल किया तो इसने झगड़ना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वो मेरे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं है। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, इसने मुझसे माफी मांगी और यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरे घर की खुशियां लौट आई हैं। इसने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं और हम जंगल वाले बंगले में चलते हैं। वैसे भी मौसम अच्छा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।